गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट्स हेल्पलाइन पर। मैं अजय जगदीश चंद्र चौधरी और आज हम बात कर रहे हैं HTML की। इंटरनेट एंड वेब पेज डिज़ाइनिंग और इंटरनेट एंड ई कॉमर्स दोनों ही सब्जेक्ट में HTML एक कॉमन टॉपिक के रूप में हम देखते हैं और यहाँ पर हम HTML के विभिन्न टैग्स का यूज़ कर किस तरह से वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं उसकी एक बेसिक थ्योरी यहाँ पर हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML क्या है और किस तरह से काम करता है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके द्वारा हम कुछ ऐसी कोडिंग कर जिनके माध्यम से हमको अगर कोई वेब पेज वगैरह डिज़ाइन करना है तो उसकी जो कोडिंग होती है, बेसिक कोडिंग होती है, वो हम HTML के द्वारा कर सकते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DHTML और इसके कई सारे दूसरे उन्नत वर्जन भी हमको देखने को मिलते हैं। HTML को यूज़ करने के लिए हमको यहाँ पर सोर्स फाइल और ऑब्जेक्ट फाइल दो तरह से फाइलों को यूज़ करना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर बनाते हैं HTML के नाम से और उस फोल्डर में हम दो तरह की अलग अलग फाइलें क्रिएट करते हैं। पहली फाइल आपकी HTML एडिटर की होती है जिसके लिए हम नोटपैड का प्रयोग करते हैं। अगर हम DHTML पर वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास नोटपैड++ आप यूज़ कर सकते हैं। जब हम DHTML या HTML का यूज़ करते हैं तो इसके बाद हमारे पास एक नोटपैड में सोर्स फाइल बन जाती है और उसको जब वेब ब्राउज़र पर यूज़ करना है तो हमको HTML के रूप में इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनानी होती है। जो भी काम हम करते हैं वो सोर्स फाइल में होता है और उसको हम ऑब्जेक्ट फाइल में उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट फाइल को आप एडिट कर भी डायरेक्ट अगर आप Ctrl+U करते हैं तो आप उसका सोर्स कोड देख सकते हैं और उसमें जाकर हम एडिट कर भी वहाँ पर भी इस पर काम कर सकते हैं। DHTML नोटपैड++ में हम इसका यूज़ करते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ हम यहाँ पर वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। इसके लिए हमारे पास एडिटर के रूप में नोटपैड और नोटपैड++ अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप HTML के दूसरे कई सारे एडिटर का यूज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले अपना एक फ़ोल्डर बनाया। उस फोल्डर में हमने पहले एक नोटपैड की एक फ़ाइल क्रिएट की। राइट क्लिक कर हम न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम जो भी अपना फाइल का नेम देना चाहते हैं फाइल का नेम दे सकते हैं। फाइल का नेम देने के बाद हम इसको ओपन करते हैं और फिर यहाँ पर स्टार्ट होती है हमारी HTML की कोडिंग। हमारे पास यहाँ पे कोडिंग करने के लिए विभिन्न प्रकार के टैग्स होते हैं जिनके माध्यम से हम यहाँ पर यह बतलाते हैं कि हमें वेब पेज के किस पोर्शन पर कौन कौन से कंट्रोल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके लिए जो टैग हम यूज़ करते हैं, सबसे पहला जो टैग होता है वो होता है HTML। अगर हम नोटपैड पर काम कर रहे हैं तो नोटपैड में HTML केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन अगर हम नोटपैड++ पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर DHTML जो है वो केस सेंसिटिव होती है। अर्थात अगर आप वहाँ पर H स्मॉल लिख रहे हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है और कैपिटल लिख रहे हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है। तो हम यहाँ पर वैसे तो स्मॉल में ही लिखना ठीक रहता है ताकि अगर हम DHTML पर भी काम कर रहे हैं तो हमको फिर वहाँ पर कुछ अलग से परेशानी ना हो और एक बार जो हमारी आदत में आ जाता है वो हमेशा बना रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम HTML टैग लिखते हैं। इसके लिए हम एंगल ब्रैकेट बनाते हैं। एंगल ब्रैकेट में हमने HTML लिखा। आप जो भी टैग यहाँ पर लगाते हैं, आपका कई सारे टैग ऐसे होते हैं जिसमें आपको एंड टैग देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लगभग सारे टैग्स में आपको एंड टैग लगाना होता है। एंड टैग का अर्थ ये होता है कि जहाँ से आपने टैग स्टार्ट किया, स्टार्ट टैग से लेकर एंड टैग के बीच में जो कुछ भी आपने लिखा है उस पर वह सारा कुछ अप्लाई करना है जो उस टैग के अंदर लिखा है। लाइक हमने सबसे पहला टैग लिखा HTML जैसे हम स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वह सब कंप्यूटर समझ जाता है। नोटपैड एडिटर के माध्यम से यह चीज़ क्लियर हो जाती है कि वह एक वेब पेज डिज़ाइन हो रहा है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट टैग लगाते हैं HTML और फिर हम उसका एंड टैग लगाते हैं। इसके लिए आप स्लैश कर HTML लिखेंगे तो वह उसका एंड टैग हो जाता है। ठीक है, आपको HTML लिखना स्टार्ट टैग के लिए और /+HTML लिखना, प्लस मतलब के साथ, है ना, स्लैश प्लस नहीं बनाना है, प्लस का साइन नहीं लेना है, केवल प्लस मतलब के साथ। तो आपने स्लैश लगाया और HTML लिखा तो उसका एंड टैग हो जाता है। इस प्रकार से अगला टैग अपन देखते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर
HTML जैसे हम स्टार्ट करते हैं, इसके दो पार्ट हमको देखने को मिलते हैं। पहला पार्ट होता है हेड पार्ट और दूसरा पार्ट होता है बॉडी पार्ट। हेड पार्ट और बॉडी पार्ट ये मानव शरीर की संरचना में हमको दोनों चीज़ देखने को मिलती है और इन दोनों का यूज़ भी वहाँ पर हमको समझ में आता है। जैसे कि हेड पार्ट जो होता है, हेड किसी के भी सिर से हम उसकी पहचान करते हैं, तो यहाँ पर भी HTML का वेब पेज जो होता है वह उस अपनी पहचान हेड पार्ट के माध्यम से बतलाता है। इसलिए इस हेड पार्ट के अंतर्गत हम एक और टैग लिखते हैं जिसका नाम होता है टाइटल। आपने टाइटल टैग भी हेड पार्ट के अंदर लिखा और टाइटल के अंदर फिर आप जो भी अपनी वेब पेज का नाम देना चाहते हैं वह नाम आप यहाँ पर दे दीजिए। जो भी नाम आप यहाँ लिखेंगे वही नाम आपको वहाँ पर वेब पेज, जब आप इसको वेब ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो वहाँ पर डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम HTML लिखा, फिर हमने हेड पार्ट लिखा। हेड लिखने के बाद इसका एंड टैग लगाया और एंड टैग और स्टार्ट टैग, जब हेड का स्टार्ट टैग और एंड टैग है इसके बीच में हमने एक नया टैग लिखा टाइटल, और टाइटल के स्टार्ट और एंड टैग के बीच में हमने वह सब कुछ लिखा जो हम उसका नाम यहाँ पे निरूपित करना चाहते हैं। हम जो भी उसको टाइटल देना चाहते हैं आप यहाँ पर उसका टाइटल लिख दीजिए, लाइक www.google.com, www.facebook.com, www.mcu.ac.in। ये सब क्या होते हैं, ये URL होते हैं। जनरली हम यहाँ पे URL भी दे सकते हैं, या आपको अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो अपने यहाँ पर आप जो भी फॉर्म, जैसे एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं तो आप उसका नाम एडमिशन फॉर्म रख दें। आप कोई दूसरी अदर इन्फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं तो अदर इन्फॉर्मेशन दे दें। आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसमें क्या काम करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका हेड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट होता है इसका बॉडी पार्ट। जब हम बॉडी पार्ट में आते हैं तो हमको यहाँ पे उसकी बॉडी को निरूपित करना होता है कि आप बॉडी पार्ट में क्या क्या देना चाहते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा जो पूरा शरीर होता है, हम सारा काम करते हैं पूरे शरीर से करते हैं, और हेड में केवल हमारा फेस होता है जिससे हम लोगों को अपने बारे में बतला पाते हैं कि हम कौन हैं। तो यहाँ पे टाइटल अपने आप को एक्सप्लेन कर देता है कि हम किस चीज़ पर काम कर रहे हैं। अब हम आते हैं बॉडी पार्ट पर। बॉडी में हमारे पास विभिन्न प्रकार के टैग्स होते हैं। सबसे पहला टैग होता है बॉडी के अंतर्गत, अगर अपन को कुछ लिखना है तो हम लिखते हैं सबसे पहले BG कलर। BG का अर्थ होता है बैकग्राउंड और कलर मतलब कलर। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। जिस चीज़ को जिस रूप में लिखा जाता है उसी रूप में आपको उसको याद करना है। कलर की स्पेलिंग सामान्य तौर पर COLOUR होती है, लेकिन कंप्यूटर COLOR ही समझता है, तो हमको यहाँ पे कलर को COLOR ही लिखना है। LOUR अगर आपने लिखा तो वो वहाँ पर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमको BG कलर, BG फॉर बैकग्राउंड, कलर COLOR ऐसा लिखना है। BG कलर के बीच में कोई स्पेस नहीं देनी है। इक्वल का साइन लगाकर हम यहाँ पर 16 कलर्स जो हमको अवेलेबल होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, लाइक वाइट, ब्लैक, स्टील, ग्रे, पिंक, येलो, ब्लू, मेजेंटा, इस तरह से मैरून, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक्वा, लाइम वगैरह, इस तरह से हमारे पास 16 कलर होते हैं। हम 16 कलर का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपके HTML का जो आपका वेब पेज बनेगा उस वेब पेज के बैकग्राउंड में जो कलर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसके लिए निर्धारित करने के लिए हम यहाँ पर BG कलर देते हैं। अगर हम वहाँ पर कोई इमेज लेकर आना चाहते हैं तो BG कलर की जगह हम बैकग्राउंड लेंगे, लेकिन बैकग्राउंड लेने के बाद आपको इमेज को यूज़ करना पड़ेगा, और इमेज को यूज़ करने के लिए आपको इमेज की लोकेशन यहाँ पर डालनी होगी। मैं अभी आपको आगे जब बताऊँगा कि इमेज को स्क्रीन पर लाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो उसी टैग को, जो हम इमेज को स्क्रीन पर लाने की जो प्रोसेस करेंगे उसी चीज़ को हम यहाँ पर बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से हमको उसका एड्रेस निर्धारित करना होता है, पहले हम BG कलर सेट करके देख लें ताकि आपको इतना समझ में आ जाए कि हाँ हमारा बैकग्राउंड वर्क कर रहा है। आपने येलो रख दिया, रेड रख दिया, ब्लू रख दिया, एक्वा, लाइम, जो भी आपको अच्छा लगता है आप अपना बैकग्राउंड यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, DHTML में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे 16 कलर की बाउंडेशन नहीं है, वहाँ पे आप सैकड़ों कलर में बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, वहाँ पे सैकड़ों कलर का यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए कलर कोडिंग, कलर नेम के अलावा आप वहाँ पे कलर कोडिंग भी डाल सकते हैं। हर कलर का एक कोड होता है और उस कोड के माध्यम से आपको वो कलर वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बॉडी की हम बात कर रहे थे। BG कलर के बाद फिर अगला नेक्स्ट कलर होता है आपका टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर को किस कलर में आप उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं यह हमको देखना है। जो भी आप लिखेंगे वहाँ पे टेक्स्ट संबंधी जितना भी काम करेंगे वो किस कलर में दिखे, उसके लिए हम टेक्स्ट कलर का यूज़ करते हैं। ये भी आपको BG कलर की तरह ही यहाँ पर आप कलर का यूज़ कर सकते हैं। एक और हमारे पास एक और इसके अंतर्गत हम लिंक कलर को भी निर्धारित कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिंक लिखा, इक्वल का साइन लगा, या और डबल इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पर उसका कलर भी हमने यहाँ पर लिख दिया।
ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर अगली चरण में आते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये बॉडी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हमको स्टार्ट करना, उसके अंतर्गत हमको क्या लिखना है। तो हमको अगर सामान्य तौर पर कुछ लिखना है तो हम डिव कर डिवीज़न बनाकर भी उसमें लिख सकते हैं, और इसके लिए भी हम स्टार्ट टैग और एंड टैग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप लिख रहे हैं उनमें अलग अलग फॉर्मेशन आपको देखने को मिले, तो हम हेडिंग के लिए H1 to H6 यूज़ कर सकते हैं। H1, H2, H3, H4, H5 और H6। H1 यहाँ पर सबसे बड़ी साइज़ होती है और H6 सबसे छोटी साइज़ होती है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे जो टेक्स्ट आपका डिस्प्ले हो रहा है उसकी साइज़ को निर्धारित कर सकते हैं। जब हम H1 या H6 जो भी आप बीच में हेडिंग के लिए लेना चाहते हैं आप ले लें। जब हम इनको लेते हैं तो इसके साथ ही हम अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। मतलब आपका जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वेब पेज पर उसका अलाइनमेंट क्या होना है, लेफ़्ट होना है, सेंटर होना है या राइट होना है, वो भी हम यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ एक और अपना हमारा नया टैग इसमें हम यूज़ करते हैं मर्की। अब मर्की की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। मर्की टैग के लिए हम यूज़ करते हैं MARQUEE। मर्की टैग जो होता है इसका भी स्टार्ट टैग लगेगा और एंड टैग लगेगा। इसके अंतर्गत आप किसी भी चीज़ टेक्स्ट को स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे आप न्यूज़ चैनल में देखते हैं नीचे की और जो एक पट्टी चलती है जिसमें कोई भी न्यूज़ डिस्प्ले होती है, उसी तरह से आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं। आप उसको राइट से डिस्प्ले कराएं और लेफ़्ट की तरफ उसको मूव कर सकते हैं। साथ ही आप लेफ़्ट से उसको डायरेक्शन चेंज करके राइट की ओर भी कर सकते हैं, या उसको आप अप डाउन भी कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ मर्की आपको देता है। इसके लिए आपको डायरेक्शन निर्धारित करनी पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें राइट टू लेफ़्ट होता है। अगर आपने डायरेक्शन निर्धारित नहीं करी तो जो भी आपका टेक्स्ट है वो राइट टू लेफ़्ट जाएगा। अगर आप चाहते हो कि लेफ़्ट टू राइट करना है तब आपको इसके अंतर्गत डायरेक्शन टैग को लिखना होगा। साथ ही हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं और टेक्स्ट कलर भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर फ़ॉन्ट फॉर्मेशन पूरा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फॉर्मेशन, फ़ॉन्ट टैग्स अभी हम आगे समझेंगे, वो सारे फ़ॉन्ट टैग आप मर्की में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर मर्की को हमने क्लोज़ किया और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास P करके एक टैग और आता है जिसे हम पैराग्राफ टैग बोलते हैं। पैराग्राफ टैग के द्वारा हम यहाँ पे अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं और जो भी डेटा आप लिखना चाहते हैं वो एक पैराग्राफ के रूप में यहाँ पे निरूपित हो जाता है। अगर आपको पैराग्राफ में फिर चेंजेस करने हैं या आपको उसमें एंटर की स्पेस लेनी है तो उसके लिए हम BR टैग का यूज़ करते हैं। BR फॉर ब्रेक टैग होता है। इसके माध्यम से अपन वहाँ पर एक ब्रेक लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे ये सारे स्टार्टिंग के बेसिक टैग्स हो रहे हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो हमने जो लिखा है टेक्स्ट उसके लिए हम बात करते हैं। तो उसमें अगर अलग अलग चेंजेस आप चाहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप रेनबो लिखना चाहते हैं और रेनबो में अलग अलग लेटर को अलग अलग कलर में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने आप फ़ॉन्ट टैग लिया, फ़ॉन्ट में आप गए। फ़ॉन्ट में आपके पास कई तरह के टैग होते हैं और लाइक फ़ॉन्ट फेस के माध्यम से हम जो टेक्स्ट होता है वह चेंज कर सकते हैं। अगर आप वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं और वेब पेज डिज़ाइनिंग के दौरान आपको लगता है कि हमारे पास कुछ ऐसा कंटेंट है जो हमको अलग अलग लैंग्वेज में डिस्प्ले कराना है, जैसे कुछ हमको इंग्लिश में कराना है और कुछ हमको हिंदी में कराना है, तो इंग्लिश वाला तो आप बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले हो ही रहा है, लेकिन अगर आपको हिंदी फ़ॉन्ट चेंज करना है तो हम यहाँ फ़ॉन्ट पेज पर उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने फ़ॉन्ट टैग लगाया, फिर स्पेस देकर फेस लिखा, इक्वल का साइन लगा के डबल इन्वर्टेड कोमा में हम यहाँ पर उसका फ़ॉन्ट का नाम लिख लें, लाइक कृतिदेव 010 और कृतिदेव 100। जो भी टैग आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर टैग पर निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंग्लिश के फ़ॉन्ट जो रोमन में भी अगर आपको चेंजेस करना है तो आप रोमन में भी चेंजेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको रोमन जो टैग्स हैं, लाइक आप एरियल में काम कर रहे हैं या टाइम्स न्यू रोमन में कर रहे हैं, इसके लिए टैग्स होते हैं। सेरिफ टैग होता है, सेंस सेरिफ होता है। तो आप जो भी आप यहाँ पे निर्धारित करना चाहें उसको आप निर्धारित कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो भी टेक्स्ट आप इस टैग के अंदर लिखेंगे वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली उस फ़ॉन्ट फेस के माध्यम से उस नए फ़ॉन्ट के रूप में चेंज हो जाएगा। तो फ़ॉन्ट में सबसे पहले अपन फेस निर्धारित कर सकते हैं, साथ ही हम उसकी साइज़ भी निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। हम जब हेडिंग लेते हैं तो हेडिंग में H1 to H6
तक की साइज़ होती है। H1 सबसे बड़ी होती है और H6 सबसे छोटी होती है। लेकिन फ़ॉन्ट में यहाँ पर हमारे पर फ़ॉन्ट की साइज़ अलग अलग होती है। फ़ॉन्ट के लिए हम यहाँ पे साइज़ 1 to 7 निर्धारित कर सकते हैं। 1 यहाँ पर सबसे छोटी होती है और 7 यहाँ पर सबसे बड़ी होती है। वहाँ पे H1 सबसे बड़ी होती है और H6 सबसे छोटी होती है। और यहाँ पर फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट साइज़ 1 सबसे छोटी होती है और 7 सबसे बड़ी होती है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर कलर भी निर्धारित कर सकते हैं और फ़ॉन्ट कलर भी वही 16 कलर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका फ़ॉन्ट टैग हो गया। इसके बाद फिर जितना भी आपको लिखना है आप उसमें लिख लीजिए और लिखने के बाद फिर आप उसको क्लोज़ करना है। तो अगेन एंड टैग लगाते हुए आपको एंड टैग लगाना है फ़ॉन्ट का और आप फ़ॉन्ट का एंड टैग यहाँ पर लगा लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको फ़ॉन्ट फॉर्मेशन करना अलग अलग, जैसे आपको फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह सेट करनी है, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, तो वो काम भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। बोल्ड के लिए हम यहाँ पे बी का यूज़ करेंगे। इसका भी स्टार्ट टैग और एंड टैग लगेगा। जितने भी फॉर्मेशन आप डालेंगे उन सबका स्टार्ट टैग और एंड टैग आपको लगाना ही है। तो बोल्ड के लिए हम बी का यूज़ करेंगे, इटैलिक के लिए हम आई का यूज़ करेंगे और अंडरलाइन के लिए हम यू का यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आपको स्ट्राइक थ्रो का यूज़ करना है, मतलब आप अपने फ़ॉन्ट को अगर एक लाइन से काटना चाहते हैं तो स्ट्राइक का यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट अगर करना है, छोटा कर कर ऊपर की ओर लेना है, जैसे A² + B² में हम देखते हैं, अगर आपको पावर की वैल्यू अगर वहाँ पे लिखनी है तो हम इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और इसका टैग होता है SUP। ठीक है। इसी तरह से सबस्क्रिप्ट अगर आपको लिखना है लाइक H2O, CO2, इस तरह से अगर आपको करना है तो इसके लिए टैग होता है SUB सबस्क्रिप्ट। ठीक है। इसी तरह से कई सारे टैग दूसरे भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं तो ये आपका फ़ॉन्ट फॉर्मेशन लगभग ये फ़ॉन्ट फॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। और फ़ॉन्ट फॉर्मेशन के बाद फिर और भी कुछ अलग अलग काम हमको यहाँ पे करने होते हैं, जैसे हमको टेबल लेकर आना है या हमको कोई इमेज लेकर आना है या हमको कोई फाइल को लिंक करना है। ये 3 महत्वपूर्ण काम होते हैं जो हम यहाँ पर कर सकते हैं। और 2 अन्य काम होते हैं जैसे फॉर्म और फ्रेम। तो इन 5 चीज़ों पर भी हमको ध्यान केंद्रित करना है, इन 5 को भी अच्छे से सीखना है। उससे पहले मैं आपको लिस्ट और बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जब अपन वेब पे डिज़ाइन करेंगे तो हमको लिस्ट बनाने की आवश्यकता भी महसूस हो सकती है। लिस्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 प्रकार की लिस्ट होती है। एक होती है OL, जिसे हम ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। ऑर्डर मतलब नंबर लिस्ट, 1 2 3 4 इस तरह से ऑर्डर में जो लिस्ट होती है उसे हम बोलते हैं OL। एक होती है अननंबर्ड लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट, उसे हम बोलते हैं OL। ठीक है। एक हो गई आपके उसे हम बोलते हैं UL, अननंबर्ड लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए OL, अननंबर्ड लिस्ट के लिए या अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL, और एक होता है डेफिनेशन लिस्ट, इसके लिए होता है DL। ये 3 प्रकार की लिस्ट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जनरली। तो OL के लिए, ऑर्डर लिस्ट के लिए अपन ने OL टैग यूज़ किया, स्टार्ट टैग एंड टैग दोनों लगेगा। और इसके बाद फिर उसके अंदर जो भी आप आइटम डाल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कंट्री, जैसे हम एक इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर, तो हमने जैसे इंडिया में स्टेट्स लिखा, तो स्टेट्स हमारा OL हो गया। और उसके अंदर फिर हमने पर्टिकुलर जो भी स्टेट्स लिख रहे हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, LI का यूज़ करेंगे। LI मतलब लिस्ट आइटम। LI का अर्थ होता है लिस्ट आइटम। आपको मध्य प्रदेश लिखना है तो उससे पहले आपको एंगल ब्रैकेट में LI लिखना होगा। इसका एंड टैग आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, वो मैंडेटरी नहीं है। आपने LI लिखा, लिस्ट आइटम लिखा, और आप वहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इस प्रकार से वहाँ पे लिस्ट आइटम में अपने आइटम डाल सकते हैं। यही सेम काम आप UL में भी कर सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट में भी कर सकते हैं। दोनों में अंतर ये रहता है कि ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर आएंगे और अननंबर्ड लिस्ट में बुलेट्स आएंगे। बुलेट से नंबरिंग हमने वर्ड, एक्सेल वगैरह में सीखा हुआ है, पावर पॉइंट में भी हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर उसी बुलेट से नंबरिंग के लिए हम UL और OL का यूज़ करते हैं। फिर बाद में एक और लिस्ट आपके पास बचती है, डेफिनेशन लिस्ट। इसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है। इसमें एक डेफिनेशन टर्म होती है जिसे हम DT बोलते हैं, और एक DD होता है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन मतलब जो भी हमको डिटेल में लिखना है उसको हम कर सकते हैं, और DT उसका जो हेडिंग हम टाइटल डालना चाहते हैं, डेफिनेशन टर्म डालना चाहते हैं, उसके लिए हम DT का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी लिस्ट हो गई। अब अपन आते हैं मेन 5 पॉइंट पर जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर वर्डप्रेस या किसी भी
PHP वर्डप्रेस किसी पर भी काम करें, CSS में काम करें, तो भी आपको बेसिक रूप से HTML का नॉलेज हमेशा काम आएगा और इसके माध्यम से आप वेब पेज में मनचाही एडिटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इन पांचों पर हम आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं टेबल पर। अगर आपको एक टेबल क्रिएट करनी है आपके वेब पेज पर, तो हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। इसके लिए स्टार्ट टैग, एंड टैग दोनों लगाना पड़ता है। अब टेबल के अंदर जैसे हमने बॉडी के अंदर कुछ निर्धारित किया था, वैसे हम टेबल के अंदर निर्धारित कर सकते हैं। हम यहाँ पे टेबल की बॉर्डर निर्धारित कर सकते हैं, कितने पॉइंट की, कितने पिक्सल्स की आपको बॉर्डर लेनी है। फिर हम यहाँ पर उस बॉर्डर का कलर निर्धारित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टेबल में टेबल लिखा, आपने उसका बॉर्डर कलर ले लिया, टेबल की बॉर्डर निर्धारित कर दी, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। सेल स्पेसिंग के माध्यम से दो सेल के बीच की दूरी को हम निर्धारित कर सकते हैं, और सेल पैडिंग के माध्यम से पर्टिकुलर सेल के अंदर जो डेटा है उसकी सेल की बॉर्डर से कितनी दूरी होनी चाहिए उसको हम निर्धारित कर सकते हैं। एक बार आप करके देखेंगे तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली हो जाएगी। स्पेसिंग का आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे स्पेस देना है, कहाँ पे स्पेस नहीं देना है। कुछ चीज़ें स्पेस देने पर काम करती है, कुछ चीज़ें स्पेस देने पर काम नहीं करती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप बीजी कलर के बीच में अगर स्पेस देंगे तो काम नहीं करेगा, है ना। इसी तरह से आप बॉर्डर कलर भी निर्धारित करेंगे तो भी आपको स्पेस का ध्यान रखना है। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग में भी आपको स्पेस का ध्यान रखना है। हमारे पास ध्यान रखने के लिए सिर्फ दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहला होता है स्पेस, आपको कहाँ देना है। आपने जैसे ही स्पेस दिया तो स्पेस देकर आपने एक शब्द के दो शब्द बना दिए तो कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा आप क्या करना चाहते हैं। तो आपको स्पेस मेंटेन करना है, कहाँ स्पेस देनी, कहाँ नहीं देनी, ये निर्धारित करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर स्पेलिंग का ध्यान रखना है। अगर आपकी स्पेलिंग सही नहीं है तो जो भी आप लिख रहे हैं उसके मायने ही बदल जाएंगे, तो इसलिए आप स्पेलिंग भी प्रॉपर लिखिए। आपको टाइटल लिखना है तो TITLE ही लिखना है। कुछ और अगर आपने लिखा तो फिर उसके मायने वहाँ पे बदल जाएंगे और वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद टेबल आपकी स्टार्ट हो जाती है जब हमारे ये टेबल के अंदर के टैग हमने डिज़ाइनिंग के लिए लिख दिए। इसके बाद फिर हम लिखते हैं TH, या टेबल हेडिंग के लिए होता है। आपकी टेबल की हेडिंग क्या रखनी है आपको, वो आप TH के माध्यम से निर्धारित कर सकते हैं। फिर होता है हमारे पास TD, टेबल डेटा। आपको जो भी हेडिंग आपने डाली है उसके अकॉर्डिंग आपको टेबल डेटा डालना होता है। इसके लिए हम TD का यूज़ करते हैं। आप TD टैग लिखते जाएँ और टेबल डेटा डालते जाएँ। टेबल डेटा के लिए भी आपको एंड लगाना ज़रूरी होता है, तो आप स्टार्ट में एंगल ब्रैकेट में TD लिखा और फिर वापस डेटा के बाद में उसको एंगल ब्रैकेट को क्लोज करते हुए उसमें आपने स्लैश लगाकर TD अगेन लिखा, तो ये आपका एंड बन जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको नई रो में जाना है। आपको मालूम है कि टेबल जो बनती है वो रो और कॉलम में बनती है। तो एक ही रो में जब आप काम कर रहे हैं तो आपको अलग अलग कॉलम में काम करने के लिए TD का यूज़ करना होता है, और जब आप अगली रो में जा रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको TR का यूज़ करना होता है। आप टेबल रो का यूज़ करके अगली रो में जा सकते हैं। इस तरह से कई सारी रो में आप अपना डेटा डाल सकते हैं और अपनी टेबल को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यह हो गई आपकी टेबल। आशा करूँगा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा अभी तक का। और इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास आता है इमेज को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना। इसके लिए हम IMG स्पेस SRC टैग का यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है इमेज ऑन स्क्रीन पर इमेज को लेकर आना। इसके लिए आपने एंगल ब्रैकेट ओपन किया, IMG स्पेस SRC लिखा एंगल ब्रैकेट, ठीक है। और इसके बाद इसमें इक्वल का साइन लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा में हम जो भी पिक्चर आप लेकर आना चाहते हैं उसकी आप लोकेशन, उसका नेम, उसका एक्सटेंशन लिखें और उसको क्लोज कर दें। क्या लिखेंगे, सबसे पहले उसकी लोकेशन कहाँ पर वो है, उसके बाद में स्लैश लगाकर उसका नेम, फिर डॉट लगाकर उसका एक्सटेंशन लिखेंगे और उसको क्लोज करेंगे। और फिर एंगल ब्रैकेट को आपने बंद किया और फिर आप उसको यहाँ पर डिस्प्ले में ले पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके डी ड्राइव में पर्टिकुलर वॉलपेपर एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर नेचर का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर 05 नाम की एक फ़ाइल है। उस फाइल को आपको डिस्प्ले कराना है तो आपको इसमें लोकेशन लिखनी होगी IMG SRC इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में, फिर आपको लोकेशन लिखनी है डी ड्राइव, फिर डी ड्राइव के अंदर वॉलपेपर फोल्डर है ना। आप यहाँ उसका जो लोकेशन है वो निरूपित करते जाएं, उसके अंदर नेचर फोल्डर, फिर 05, फिर एक्सटेंशन आपको देखना है
तो आपको क्या करना होता है, पर्टिकुलर फाइल पर आप जाएं, उस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं और वहाँ पर एक चेंज कहीं लिखा रहता है, उस चेंज पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने पर आपको ऊपर की तरफ एक नई विंडो ओपन होती है, उसमें आपको ऊपर की तरफ फाइल नेम दिखेगा, पूरा नाम दिखता है, जैसे 05.jpg है या .png है या .bmp है, तो वो आपको वहाँ पे डिस्प्ले मिल जाएगा। JPG में भी दो तरह के फॉर्मेट चलते हैं, JPG और JPEG। अगर वो JPEG है तो आपको JPEG पूरा लिखना होगा, अगर वो JPG है तो आप JPG लिखकर काम चला सकते हैं। तो आपने जैसे ही वहाँ पे एक्सटेंशन लिया और एक्सटेंशन लिखा तो आपकी फ़ाइल वहाँ पर लिंक हो जाएगी, और जैसे ही आप उसको आपके वेब ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो वहाँ पे अपनी फ़ाइल आप देख पाएंगे, आपका जो पिक्चर आपने डाला है वो आप वहाँ पर देख पाएंगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो पिक्चर की साइज़ है उस साइज़ के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर डिस्प्ले होगी। अब अगर हम चाहते हैं कि उसकी साइज़ हम कम या ज़्यादा कर लें तो उसके लिए हमारे पास जो हम इमेज SRC लिखते हैं तो उसमें लोकेशन डालने के बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा का बंद किया और स्पेस देकर हम दो चीज़ें और निर्धारित करेंगे, एक होता है विड्थ और दूसरा होता है हाइट। विड्थ के लिए आप WIDTH लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसकी विड्थ लिखेंगे, और हाइट के लिए HEIGHT लिखेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आपको लिखना है उसकी हाइट आप लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप इमेज को स्क्रीन पर ला पाएंगे और अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग लेकर आ पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप इस चीज़ को में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरा वीडियो वापस से रिवाइंड कर देख सकते हैं। फिर तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे पास एंकर। एंकर मतलब हमको किसी भी फाइल को लिंक करना है। अब अगर आप हाइपर लिंक करना चाहते हैं किसी फाइल को, अपने ही पेज से डायरेक्ट उस जगह तक पहुंचना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जनरली जब अपन कोई वेब पेजेस बनाएंगे और अगर हम 10 वेब पेजेस के साथ कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं और उन वेब पेजेस को एक दूसरे से लिंक करना है तो आपको इस टैग का यूज़ करना पड़ेगा। साथ ही अगर कोई डेटाबेस आप यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं या किसी दूसरी फाइल को भी आप यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं या किसी प्रोग्राम को भी आप ओपन करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए आपको इस टैग का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण टैग है और सबसे इजी भी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसके लिए अपन एंगल ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए लिखते हैं, स्पेस देकर href, H फॉर हाइपर और REF फॉर रेफरेंसेस। यहाँ पे H स्टैंड कर रहा है हाइपर के लिए और REF स्टैंड कर रहा है रेफरेंसेस के लिए। तो href लिखा, इसके बीच में स्पेस नहीं देनी है, आपको A लिखना है, स्पेस देनी है, href लिखना है, हाइपर रेफरेंस, इक्वल का साइन लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लोकेशन लिखना है प्लस फाइल नेम लिखना है प्लस एक्सटेंशन लिखना है। इसके लिए अब मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि अगर आप इमेज को स्क्रीन पर ला रहे हैं या आप पेजेस को लिंक कर रहे हैं तो जिन वेब पेजेस को आप लिंक कर रहे हैं या जिन भी फाइलों को आप यहां पर लेकर आ रहे हैं उन सबको आप एक ही फोल्डर में रखिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको लोकेशन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको डी ड्राइव के अंदर, वॉलपेपर के अंदर, नेचर के अंदर जाना है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने 05.jpg लिखा तो वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि इसी फोल्डर के अंदर जो फाइल है जिसका नाम है 05.jpg उसको लिंक करना है, उसको डिस्प्ले करना है। तो आप क्या करें, आप अलग से कहीं नहीं जाइए, सिर्फ अपने ही जो फोल्डर है उसी फोल्डर में आप जाइए और उस फोल्डर में आप अपनी फ़ाइल को सेव कर लीजिए। जो भी नए वेब पेजेस आप बना रहे हैं उसको भी उसी फोल्डर में रखिए। नहीं, कोई आप इमेज वगैरह लेकर आ रहे हैं तो उनको भी आप उसी फोल्डर में रखिए और उसी फोल्डर से आप उसको यूज़ कीजिए ताकि आपको लोकेशन बार बार डालने की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन हाँ, आपको फाइल नेम और एक्सटेंशन का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। फाइल नेम आप किस फाइल को लिंक कराना चाहते हैं और किस एक्सटेंशन के साथ वो बनी हुई है ये आपको ज़रूर वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आप वापस से समझ लीजिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। आपने एंगल ब्रैकेट स्टार्ट किया, ए लिखा, href लिखा, इक्वल का साइन लगाया और डबल इन्वर्टेड कॉमा में फाइल नेम। अगर लोकेशन आपके फोल्डर में नहीं है तो लोकेशन लिखिए और फोल्डर में है तो लोकेशन मत लिखिए, फाइल नेम लिखिए, डॉट एक्सटेंशन लिखिए और डबल इन्वर्टेड कॉमा से उसको बंद कर दीजिए। इसके साथ फिर एंगल ब्रैकेट से इसको आपने बंद किया। लेकिन यह इतने में ही कंप्लीट नहीं होता, फाइल तो आपकी लिंक हो गई लेकिन वो फाइल आपको डिस्प्ले नहीं होगी, वह चीज़ आपको वहाँ पे डिस्प्ले ही नहीं होगी। अगर आप वेब पेज पर जाएंगे तो वहाँ लिंक होने के बावजूद भी आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने लिंक तो किया लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए आपको वहाँ पर एक डिस्प्ले नेम देना ज़रूरी होता है कि पर्टिकुलर वो है क्या, है ना। जैसे हम किसी फॉर्म पर जाते हैं और फॉर्म कंप्लीट होने के बाद नीचे की ओर जाते हैं तो वहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ होता है
नेक्स्ट एक बटन होता है, उस बटन पर आपने क्लिक किया तो अगला पेज ओपन हो जाता है। ये एक्चुअली क्या है, डिस्प्ले नेम है। तो इसी तरह से आपको वहाँ पर डिस्प्ले नेम डालना होगा। अगर वो कोई रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट डेटा है, तो आप वहाँ पर रिज़ल्ट डेटा लिख दीजिए। वो कोई अगर फॉर्म है या कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए, या कोई भी चीज़, वो नेक्स्ट है, प्रीवियस है, और भी कुछ चीज़ें जो आपने वहाँ पर डिफ़ाइन की है तो आप उसका नाम वहाँ पर अवश्य लिखिए। और इसके बाद डिस्प्ले नेम लिखने के बाद, डिस्प्ले नेम के लिए कोई टैग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपने बस एक का href के बाद जो इसको एंगल ब्रैकेट से बंद किया, उसके बाद आप डायरेक्ट डिस्प्ले नेम लिख सकते हैं। और उसके बाद अच्छा, डिस्प्ले नेम के जगह आप चाहें तो किसी इमेज को भी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो इमेज src वाला जो टैग है img src, उस पूरे टैग को आपको यहाँ लिखना होगा। आपको अगेन एंगल ब्रैकेट ओपन करके img src लिखना है और उसकी फ़ाइल की लोकेशन डालनी है, फाइल नेम डालना, एक्सटेंशन डालना, और उसकी हाइट और विड्थ निर्धारित करके उसको बंद कर देना। तो ये आपका डिस्प्ले नेम हो जाएगा। डिस्प्ले नेम की जगह वहाँ पर इमेज दिखेगी और इमेज लिंक्ड होगी। आप किसी ने भी अगर उस पर क्लिक किया तो वो हाइपर लिंक होगी और सीधे उस जगह पर पहुँच जाएगी जो आपने आगे लिखा हुआ। आगे मतलब आपने जो href में जो लोकेशन डाली हुई है उस चीज़ को वो वहाँ पर एक्सेस करा देगी। ठीक है, समझ में आया है आपको? आप यहाँ पे इमेज src का यूज़ भी कर सकते हैं, और अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप सिंपल वे में अपना नाम भी, जो भी आप वहाँ डिस्प्ले कराना चाहते हैं, उसको आप डिस्प्ले नेम में लिख दीजिए। लेकिन ये प्रोसेस इतने में भी पूरी नहीं होती है। इसके बाद आपको एंगल ब्रैकेट को, एंगल ब्रैकेट में एंकर को बंद करना होता है, एंड टैग लगाना होता है। तो एंगल ब्रैकेट लिया आपने, स्लैश लगाया और ए लिख कर उसको बंद कर देंगे। तो यहाँ जाके आपका href कंप्लीट हो जाता है। आप बहुत अच्छी तरह से HTML के तीनों महत्वपूर्ण चीज़ सीख गए हैं, और एक दूसरे को इनको हम यूज़ भी कर सकते हैं कई जगहों पर। आप चाहें जिसको यहाँ पर एक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास दो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, फॉर्म और फ्रेम। फॉर्म का यूज़ वहाँ करना होता है जब हम कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हों, लाइक एम्प्लॉय फॉर्म है या एडमिशन फॉर्म है, या आप अदर कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको फॉर्म का यूज़ करना होता है। इसके लिए हम फॉर्म का स्टार्ट टैग और एंड टैग दोनों लगाते हैं। उसके बाद इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कंट्रोल्स को लेते हैं। जिसे आपने VB.NET में सीखा होगा कि जब भी हम कोई फॉर्म डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कई तरह के कंट्रोल्स होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास कई तरह के कंट्रोल्स होते हैं, और इनको लाने के लिए हम इनपुट टाइप का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, किसका यूज़ करते हैं? इनपुट टाइप। आपने एंगल ब्रैकेट ओपन किया, इनपुट टाइप लिखा, इक्वल का साइन लगाया, और उसके अंतर्गत जो भी आप इनपुट टाइप लेना चाहते हैं, लाइक टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, जो भी आप लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर ले सकते हैं। हम यहाँ पर बटन भी ला सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म में जो भी डेटा आपने लिया उसको आपने इनपुट कराया, उसके बाद आप उसका डिस्प्ले देखना चाहते हैं। डिस्प्ले अगर आपने कोई डेटाबेस बनाया हुआ है तो आप डेटाबेस को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। और सामान्य तौर पर अगर आप उसको एड्रेस बार पर देखना चाहते हैं, जहाँ पे ऊपर आपका एड्रेस शो हो रहा है, जहाँ पे आपका टाइटल शो हो रहा है, वहाँ पर उसका डिस्प्ले लेना चाहते हैं तो आप सबमिट बटन का यूज़ कर सकते हैं। आप सबमिट की वैल्यू सबमिट रख दीजिए, और जैसे ही आप उसको एक्सेस करेंगे और वेब पोर्टल पर, वेब ब्राउज़र पर जब आप जाएंगे और उसको एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे सबमिट करने पर आपका सारा डेटा आपको ऊपर डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से अपन यहाँ पे फॉर्म भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और फिर लास्ट फ्रेम, आप यहाँ पर एक ही वेब पेज पर कई तरह की अलग अलग फ्रेम बना सकते हैं, और उस फ्रेम में आप किस किस वेब पेज को यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो भी निर्धारित कर सकते हैं। आप हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली किस तरह से उसका अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेम का यूज़ करते हैं, FRAME। आपने फ्रेम टैग यहाँ पे लिया और फ्रेम का एंड टैग लगाकर उसके अंतर्गत अपन अलग अलग इसकी साइज़ निर्धारित कर उसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और HTML को बतलाने के लिए यह एक सार्थक प्रयास है हमारा। हो सकता है आपको इसमें कुछ कमियां लगी हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो क्वेरीज है उसको आप लिख सकते हैं, और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स पर अपनी टिप्पणी अवश्य लिखिए। धन्यवाद।